नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया है, 43 मंत्रियों को इधर से उधर किया है, कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया है। इसमें कई चुनौतियां थी उनके सामने और सबसे बड़ी चुनौती थी उसमें दक्षिण भारत को लेकर। दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाए और दक्षिण भारत में जहाँ की कर्नाटक के अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है, उसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाए और किन स्टेट्स पर फोकस किया जाए। ये बात सही है कि पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनी है एनआर कांग्रेस के सहयोग से, लेकिन ये बात सही है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इन सब स्टेट्स में बीजेपी अभी स्ट्रगल ही है और स्ट्रगल कर रही है। देखिए, इसमें जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे एल मुरुगन, उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया और ये दिखाने के लिए कि तमिलनाडु हमारी प्रायोरिटी वाला स्टेट है और आगे भी हम इस पर फोकस बनाए रखेंगे, ऐसा बीजेपी ने किया। और जब मुरुगन को ले लिया गया, केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पर किसे उनका स्थान दिया जाए, यानी कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए तमिलनाडु का। और जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ये रातों रात हुआ। 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 8 जुलाई को ही ऐलान कर दिया गया कि वहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उस नाम ने सबको चौंका दिया। वो नाम है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई 37 ईयर के हैं, केवल 37 साल के हैं। 1984 का उनका जन्म है और आईपीएस अफसर रह चुके हैं। आईपीएस अफसर थे और जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी तो उस समय वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर थे और दक्षिण बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर थे। 2011 के आईपीएस अफसर थे, यानी कि 10 साल सिर्फ नौकरी की और आ गए राजनीति में। इस फैसले ने सभी को चौंकाया कि आखिरकार के अन्नामलाई को बीजेपी ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें बना दिया गया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि वहाँ पर सौंदर्य राजन और कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हुए हैं जिनका 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था। और ये माना जाता था कि भाई तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहाँ की बीजेपी खाता खोलने के लिए तरसती है विधानसभा चुनावों में, वहाँ पर बीजेपी अपनी प्रेजेंस को कैसे बनाए रखे। बड़े बड़े नेता वहाँ से बीजेपी के कई निकले, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी वहाँ पर डीएमके, कांग्रेस या फिर एआईएडीएमके की तरह अपनी उपस्थिति बनाने में विफल रही है। और ये अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव थे तमिलनाडु के, उसमें भी साबित हो गया। और ये जो अपने अन्नामलाई साहब हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इन्हें अरवाकुरिची सीट है करूर की, करूर जिले के ही ये रहने वाले हैं, वहीं की इनकी पैदाइश है, वहाँ से इन्हें डीएमके के प्रत्याशी ने हरा दिया था। इसके बावजूद भी इन्हें बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष और इसको लेकर एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है। और आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज यानी कि आज 16 जुलाई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है प्रदेश अध्यक्ष का तमिलनाडु के। और इससे पहले 2-3 दिन तक जो घटनाक्रम चला है उस पर मैं खास तौर से आपका फोकस करना चाहूँगा। जब इन्हें ऐलान किया गया कि 8 जुलाई को कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले मैं लोगों से जनसंपर्क करूंगा और उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालूंगा। और इन्होंने 14 जुलाई से और 16 जुलाई तक के लिए एक रोड शो का प्लान किया। उस रोड शो में इन्होंने ये प्लान किया कि वो कोयम्बटूर से निकलेंगे और उसके बाद कई शहरों में घूमते हुए चेन्नई पहुंचेंगे और वहां जाकर 16 तारीख को अपना पदभार ग्रहण करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। उनका टारगेट सिर्फ ये था कि इस तरीके से वो कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकेंगे और जहां जहां से गुजरेंगे वहां ये भी देखने में सफल रहेंगे कि बीजेपी के प्रति लोगों का माहौल क्या है। और मैं आपको बताऊं कि कोयम्बटूर से बीजेपी की एमएलए हैं वनीति श्रीनिवासन, जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी हैं, वहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की। वहाँ पर एक मंदिर से इन्होंने अपना जो अभियान है वो शुरू किया और वहाँ पे ये भी इन्होंने कहा, अपना जब इन्होंने अभियान शुरू किया कि
ये कोई बीजेपी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये समग्र प्रयास से बनी हुई है और इसको गांव-गांव तक पहुंचाना है। और जो 13,000 गांव हैं तमिलनाडु के, उन सब में वो बीजेपी का कैडर पहुंचाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास योजनाएं हैं उनको पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई। तिरुचि, पेरम्बदूर, विलापुरम, विंडीवनम, मुथुरांगदम, चेंगलपुरम, पल्लवरम, अलांड्रू, इन सब स्थानों से होती हुई ये यात्रा इनकी पहुंची चेन्नई और जगह जगह इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया वालों ने इनसे काफ़ी सवालात भी किए और इन्होंने अपना मत बहुत स्पष्ट किया। देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल का विवाद हमेशा से चलता रहा है। कर्नाटक में अन्नामलई रहे हैं IPS अफसर, नौकरी वहाँ पर की है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी अन्नामलई ने तमिलनाडु के किसानों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो तमिलनाडु के किसानों का हक है, हम उसका सपोर्ट करेंगे। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि एक हाल ही में एक विवाद भी पैदा हुआ है जिसे मेकाडाटू बांध एक बन रहा है वहाँ पर, उसे लेकर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है और उसे लेकर तमिलनाडु का के जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलने वाले हैं और उसमें यह तय किया गया कि उसमें सब लोग चलेंगे और अपने तमिलनाडु के किसानों की हित की बात कहेंगे। और अन्नामलई ने कहा है कि वो भी उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति अलग है और हमारे राज्य के जो किसान हैं उनके हितों की बात अलग है। यानी कि एक तरह की बोल्ड अप्रोच वो दिखा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कर्नाटक सरकार का विरोध करते हुए तमिलनाडु के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने का फैसला किया है, जिससे कि तमिलनाडु के लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचे कि हाँ यार, इस बंदे में दम है। कई और भी बातें उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उनके करियर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा और उनका उत्तर प्रदेश से भी बड़ा कनेक्शन रहा है। देखिए, सन 84 में वो करूर जिले में पैदा हुए और आपने सुना ही होगा कि करूर वैश्य एक बहुत फेमस बैंक भी है। ये उस बैंक का हेडक्वार्टर करूर में ही है, करूर जिले में ही है और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं और IIM लखनऊ से उन्होंने MBA किया और उसके बाद 2011 में वो IPS बने और कर्नाटक कैडर के IPS बने और पिछले साल ही 2020 में ही उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की और दिल्ली में आकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। काफ़ी उसकी सुर्खियां बनी थी और जब वो IPS अधिकारी के रूप में दक्षिण बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्हें सिंघम अन्ना के रूप में कहा जाता था। वहाँ बड़े दबंग पुलिस अफसर के रूप में वो वहाँ पर तैनात थे और उनकी इमेज बहुत बढ़िया बन के आई थी और युवाओं में उनके प्रति क्रेज था। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और इस्तीफा उन्होंने 2019 में दे दिया था। इस दौरान बीजेपी के वो संपर्क में बने रहे थे। अब उन्होंने जो अपना ये अभियान चलाया वो रोड शो के माध्यम से चेन्नई तक पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया और इससे उनकी इमेज एक सामने आ रही है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। देखिए, उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जिससे कि फेक न्यूज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ों को रोका जा सके। उनके इस बयान को लेकर मीडिया ने दूसरी तरीके से लिया है और उन्होंने कहा है कि मीडिया के खिलाफ हैं अन्नामलई और मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब कुछ दूसरा रहा। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बिना किसी जिम्मेदारी के फर्जी खबरें चलने लगती हैं उस पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है। उनका कुछ इस तरह का सेंस रहा है और उन्होंने खासतौर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त उत्साह है कि के अन्नामलई को यहाँ का चार्ज दिया गया है। जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ और आज जबकि वो चेन्नई पहुंचे तो चेन्नई के सभी बड़े अखबारों में एक फुल पेज का ऐड दिया गया उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत बता देना जरूरी है कि अन्नामलई का जो चयन है उसमें किसकी भूमिका है। आपको पता होगा कि पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं केंद्रीय स्तर पर BL संतोष, ये कभी दक्षिण भारत के प्रभारी हुआ करते थे, साउथ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2014 से 2019 के बीच में कई राज्यों के चुनावों को मैनेज किया है साउथ में।
और इनका ये मानना था, BL संतोष का मानना था कि किसी ऐसे चेहरे को वहाँ पर लाया जाना चाहिए जो बीजेपी के ब्राह्मणवादी जो इमेज है उसको ब्रेक करे। और ये BL संतोष का ही पूरा आइडिया था। अब तक दशकों तक, पिछले 20-25 साल से तमिलनाडु में एक ओपिनियन रही है कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है और बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। और यही वजह है कि बीजेपी जो छोटे सेगमेंट्स हैं, दलित हैं, OBC हैं, उनमें नहीं घुस सकी। इससे पहले BL संतोष ने मुरुगन को जो बनवाया था प्रदेश अध्यक्ष, उसके पीछे भी यही सोच थी, वो दलित थे। और ये जो हैं अन्नामलई, ये OBC हैं और बैकवर्ड क्लास से आते हैं। और इसके माध्यम से BL संतोष पार्टी की उस इमेज को भी ब्रेक करना चाहते हैं जिसमें पार्टी को एक ब्राह्मणों की पार्टी के रूप में पब्लिसिटी दी जाती है। युवा चेहरा हैं, साथ ही साथ ये क्या कहना चाहिए कि बहुत ही एक अलग तरह की इमेज रखते हैं, बोल्ड ओपिनियन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक फ्रेश अप्रोच के साथ पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनका किसी तरह का दबाव या हस्तक्षेप भी शायद नहीं मानेंगे। और एक बोल्ड अप्रोच के साथ BL संतोष ने के अन्नामलई को बनवाया है बीजेपी का तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, एक प्रोफाइल वीडियो। मुझे लगता है कि इन पर बनना भी चाहिए था। और जिस तरीके का इनका ऑरा बन रहा है, जिस तरह की इनकी छवि बन रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमें इनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। देखते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये क्या चमत्कारिक काम करते हैं और किस तरीके से ये सामने आते हैं उभर कर। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइव जुड़ने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।